अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी उस खालीपन को महसूस कर रहे हैं, है ना? बाहर से सब ठीक दिखता है, काम चल रहा है, लोग हैं, फोन है, इंटरनेट है, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा रहता है। और यही वो जगह है जहां यह किताब आपको पकड़ती है, झकझोरती है और एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय दलाई लामा। यह किताब इंसान की उस गहरी बेचैनी को उजागर करती है जहां सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्या आप सच में खुश हैं या सिर्फ खुद को बिजी रखकर इस सवाल से भाग रहे हैं? यह लाइन सुनने में साधारण लगती है लेकिन खतरनाक है, क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो बस एक आदत है, कोई सच नहीं। दलाई लामा एक बहुत सीधी बात कहते हैं, द पर्पस ऑफ आवर लाइव्स इज टू बी हैप्पी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है? हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि चाहना और समझना दो अलग चीजें हैं। हम खुशी चाहते तो हैं, लेकिन उसे गलत जगह खोजते हैं। हमें लगता है कि जब पैसा आएगा, जब रिश्ता परफेक्ट होगा, जब लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, तब हम खुश होंगे। लेकिन अगर ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसा कभी हुआ है? जब वो चीज मिली तो खुशी हमेशा के लिए टिक गई, या कुछ दिनों बाद फिर वही खालीपन वापस आ गया? यहां एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, आप खुशी को बाहरी चीजों से जोड़कर खुद को धोखा दे रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं समझा तो पूरी जिंदगी बस चेसिंग में निकल जाएगी और अंत में हाथ कुछ नहीं आएगा। दलाई लामा कहते हैं कि खुशी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक स्किल है। मतलब इसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यह सुनते ही दिमाग रेजिस्ट करता है। खुशी भी कोई सीखने वाली चीज है, और यही रेसिस्टेंस आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मान ही नहीं रहे कि आपको सीखना है, तो आप सीखेंगे कैसे? अब एक छोटी सी कहानी समझिए, लेकिन ध्यान रखना यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी आदत है। एक आदमी था जिसकी नौकरी अच्छी थी, परिवार था, सब कुछ ठीक था, फिर भी वह हर समय इरिटेट रहता था। उसे लगता था कि लोग उसे समझते नहीं, दुनिया अनफेयर है। धीरे धीरे उसने हर चीज में नेगेटिविटी देखनी शुरू कर दी। अब यहां रुकिए, यह वही जगह है जहां आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप भी हर सिचुएशन में पहले प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्यूशन नहीं? दलाई लामा यहां एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं कि आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी परसेप्शन है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप देखते हैं, बल्कि आप दुनिया को वैसा बना देते हैं जैसा आपका माइंडसेट है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन सुनिए, अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो सबसे अच्छी सिचुएशन भी आपको खराब लगेगी, और अगर आपकी सोच बैलेंस्ड है तो मुश्किलें भी मैनेजेबल लगेंगी। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब दिमाग का खेल है? हां और नहीं भी, क्योंकि सिर्फ यह समझ लेना काफी नहीं है। यही वो पॉइंट है जहां लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि आगे मेहनत है, अनकंफर्टेबल चेंज है। दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस का बेस कंपैशन है, दूसरों के लिए केयर करना। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। वो कहते हैं कि जब आप दूसरों के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं तो इनडायरेक्टली आप खुद को हील करते हैं। यह सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत प्रैक्टिकल है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हर छोटी चीज आपको हर्ट करती है, लेकिन जब आपका फोकस दूसरों पर जाता है तो आपका दर्द छोटा लगने लगता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप दिन भर में कितना समय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? मेरा काम, मेरी प्रॉब्लम, मेरी रिस्पेक्ट, और कितना समय दूसरों के लिए जेन्युइनली फील करते हैं? यही बैलेंस आपकी खुशी तय करता है। लेकिन यहां एक डेंजर है। अगर आपने कंपैशन को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझकर छोड़ दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि असली चैलेंज है इसे प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ईगो। आपका ईगो आपको बार बार कहेगा, पहले सामने वाला बदले, फिर मैं बदलूंगा, और यहीं खेल खत्म हो जाता है। दलाई लामा एक और पावरफुल बात कहते हैं, वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस विद आवरसेल्व्स। इसका मतलब सीधा है, जब तक अंदर कैओस है, बाहर कुछ भी ठीक नहीं लग सकता। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। हम सोचते हैं कि अंदर की शांति अपने आप आ जाएगी जब बाहर सब ठीक होगा, जबकि सच इसका उल्टा है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अंदर से अनस्टेबल हैं तो आप चाहे जितनी सक्सेस हासिल कर लें, वह आपको टिकाऊ खुशी नहीं देगी। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप बार बार उसी साइकिल में फंसते रहेंगे। एक्साइटमेंट, फिर खालीपन, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर वही खालीपन। यहां से एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन आता है, शायद प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है। और अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो आप बार बार ब्लेम बाहर डालते रहेंगे। अब सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है, बस यह एक चीज मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, और कितनी बार वह चीज मिलने के बाद भी आप उतने ही रेस्टलेस रहे।
यही पैटर्न आपको समझना है। दलाई लामा इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अवेयरनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं हैं तब तक आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, और ऑटो पायलट आपको वही जगह ले जाएगा जहां आप पहले से हैं। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आप सच में अपने थॉट्स को देखना चाहते हैं? क्योंकि जब आप देखेंगे तो आपको अपने अंदर की सच्चाई दिखेगी, आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी जेलसी, आपका डर, और यह आसान नहीं होता। यही लोग भाग जाते हैं। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, अगर आपने खुद को ऑनेस्टली देख लिया, तो यहीं से चेंज शुरू होता है, और यहीं से असली प्रॉब्लम भी शुरू होती है, क्योंकि अब आप बहाने नहीं बना सकते। पहली बार जब इंसान यह मान लेता है कि खुशी बाहर नहीं अंदर बनती है, तो एक अजीब सा खालीपन आता है, क्योंकि अचानक सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। अब आप यह नहीं कह सकते कि जब हालात ठीक होंगे तब मैं खुश रहूंगा। अब गेंद आपके कोर्ट में है, और यही सबसे अनकंफर्टेबल जगह होती है। दलाई लामा यहां एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस पॉइंट रखते हैं। हैप्पीनेस इज डिटरमिन्ड मोर बाय वन स्टेट ऑफ माइंड देन बाय एक्सटर्नल इवेंट्स। इसका मतलब सीधा है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि अपने दिमाग को कैसे हैंडल करना है। हमें बस यह सिखाया गया कि बाहर की चीजों को कंट्रोल करो। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब माइंडसेट पर डिपेंड करता है तो फिर दुख क्यों होता है? यही वो सवाल है जहां से असली समझ शुरू होती है। देखिए, दुख होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम दुख को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक ही सिचुएशन में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख जाता है। फर्क सिचुएशन में नहीं है, फर्क इंटरप्रिटेशन में है। अब यहां एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, बस इतना सा। लेकिन आपका दिमाग क्या करता है? उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, और धीरे धीरे एक छोटी सी घटना आपकी पूरी सेल्फ वर्थ को हिला देती है। अब रुकिए, यह कहानी नहीं है, यह आपकी डेली हैबिट है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार छोटी छोटी चीजों को अपने बारे में पर्सनल बना लिया? और यही वो ट्रैप है जो आपकी खुशी को धीरे धीरे खा जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक टेंडेंसी होती है नेगेटिव बायर्स, मतलब हम नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, और अगर आपने इसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं किया तो यह बायर्स आपकी पूरी रियलिटी बन जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं तो यह दुनिया कभी भी आपको ठीक नहीं लगेगी, चाहे वो कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो। अब यहां एक और डेंजरस पैटर्न आता है, कंपैरिजन। आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, और फिर आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। दलाई लामा इस पर सीधा वार करते हैं। वो कहते हैं कि कंपैरिजन आपकी खुशी का सबसे साइलेंट किला है, क्योंकि इसमें आप हमेशा हारते हैं। चाहे आप कितना भी अचीव कर लें, कोई ना कोई आपसे आगे होगा। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी बिना कंपेयर किए खुद को देखा है, बिना यह सोचे कि वो कहां है और मैं कहां हूं? अगर नहीं, तो यहीं आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है मानना कि आपकी फ्रस्ट्रेशन का कारण बाहर नहीं, आपके अंदर है। अब एक और चीज जो दलाई लामा बहुत क्लैरिटी से बताते हैं, डिजायर। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, और जब वो मिल जाता है तो कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, फिर एक नया डिजायर आ जाता है। यह साइकिल कभी खत्म नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या चाहना ही गलत है? नहीं, चाहना गलत नहीं है, लेकिन उससे अटैच हो जाना प्रॉब्लम है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। आप चीजों को चाह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी खुशी उस पर डिपेंड है तो आप हमेशा वल्नरेबल रहेंगे। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी खुशी किसी एक चीज पर डिपेंड है? कोई व्यक्ति, कोई गोल, कोई स्टेटस? अगर हां, तो यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। आप कंट्रोल में नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं। दलाई लामा कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस आती है इनर स्टेबिलिटी से, मतलब चाहे बाहर कुछ भी हो, अंदर एक बैलेंस बना रहे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, यह स्टेबिलिटी आती कैसे है? और यहीं पर आता है मेंटल ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग। जैसे आप जिम में बॉडी ट्रेन करते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम माइंड को नेचुरल मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही हूं, जबकि सच यह है, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके ऑब्जर्वर हैं। यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग ये कॉन्सेप्ट सुनते हैं, समझते हैं, और फिर कुछ नहीं करते, और फिर कहते हैं यह सब काम नहीं करता। सच यह है, आपने अप्लाई ही नहीं किया। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, धीरे
धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, वही डर, वही इनसिक्योरिटी, वही पैटर्न्स। और यहीं एक शॉकिंग रियलाइजेशन आता है, आप उतने यूनिक नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आपका दिमाग पैटर्न्स पर चल रहा है। अब यह बात थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अपने पैटर्न्स को नहीं तोड़ते तो आपकी जिंदगी भी वही रिपीट होती रहेगी। दलाई लामा यहां पेशेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चेंज इंस्टेंट नहीं होता, यह स्लो प्रोसेस है। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में चेंज चाहते हैं या बस थोड़ी टेम्पररी रिलीफ? क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। टेम्पररी रिलीफ आपको डिस्ट्रैक्शन से मिल सकता है, फोन, एंटरटेनमेंट, लोगों से बात करके। लेकिन रियल चेंज अनकंफर्टेबल होता है, उसमें आपको खुद से सामना करना पड़ता है। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग भागते हैं। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपकी रिएक्शन। पहले जो चीज आपको तुरंत ट्रिगर कर देती थी, अब आप उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं। पहले जहां आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते थे, अब आप थोड़ा रुकते हैं। और यही छोटा सा गैप आपकी फ्रीडम है। लेकिन यहां एक सवाल बचता है, अगर आपका दिमाग ही आपको कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप सच में अपने लाइफ के ड्राइवर हैं या सिर्फ एक पैसेंजर जो सोच रहा है कि वो कंट्रोल में है? अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आपका दिमाग ही आपको चला रहा है, तो आप असल में जी कहां रहे हैं? आप रिएक्ट कर रहे हैं या सच में चूज कर रहे हैं? क्योंकि दलाई लामा यहां एक बहुत सीधी लेकिन अनकंफर्टेबल बात कहते हैं, डिसिप्लिन द माइंड। सुनने में आसान, लेकिन इसका मतलब है कि अब आप अपने दिमाग को जैसे चल रहा है वैसे चलने नहीं देंगे। आप उसे रोकेंगे, समझेंगे और धीरे धीरे दिशा देंगे। और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब फ्रीडम नहीं, एफर्ट है, और हम एफर्ट से बचना चाहते हैं। सच बताऊं, हम सबको लगता है कि हम रैशनल हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन सच यह है कि हम ज्यादातर टाइम इमोशनल ऑटो पायलट पर होते हैं। कोई कुछ बोल दे, मूड खराब कोई तारीफ कर दे, मूड अच्छा कोई प्लान फेल हो जाए, फ्रस्ट्रेशन, यानी आपका पूरा सिस्टम बाहर के इवेंट्स से कंट्रोल्ड है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी खुशी इतनी फ्रजाइल है कि कोई भी छोटी घटना उसे हिला दे, तो क्या वह सच में खुशी है या बस एक टेम्पररी फीलिंग? दलाई लामा इमोशंस को सप्रेस करने की बात नहीं करते। वो कहते हैं उन्हें समझो, क्योंकि हर इमोशन के पीछे एक थॉट होता है और हर थॉट के पीछे एक बिलीफ। और अगर आपने उस बिलीफ को चैलेंज नहीं किया, तो वही इमोशन बार बार आता रहेगा। अब यहां रुकिए, यह थ्योरी नहीं है, यह आपकी रोज की जिंदगी है। मान लीजिए आपको गुस्सा आता है। आप सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यह नेचर नहीं, यह पैटर्न है, और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। लेकिन यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। पैटर्न तभी बदलेगा जब आप उसे पकड़ेंगे, और उसे पकड़ना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि तब आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब एक सीन इमेजिन कीजिए, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, तुरंत आपका दिमाग डिफेंसिव हो गया। उसे क्या पता वो कौन होता है। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुकते और सोचते, क्या इसमें थोड़ा भी सच है, तो शायद कुछ बदल सकता था। लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, और यही आपकी ग्रोथ को रोक देता है। अब यह सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार फीडबैक को अटैक समझा है और कितनी बार उसे ऑनेस्टली एनालाइज किया है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये सब शॉर्ट टर्म में पावरफुल लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंगर इज अ डिस्ट्रक्टिव इमोशन, ये उनकी साफ लाइन है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुद को अंदर से खोखला कर रहे हैं। अब सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो क्या आप क्लियरली सोच पाते हैं? क्या आप बेटर डिसीजंस लेते हैं या आप बाद में रिग्रेट करते हैं? अगर ईमानदारी से जवाब दें तो आप जानते हैं। फिर भी हम गुस्से को जस्टिफाई करते हैं, उसने गलत किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन यह जस्टिफिकेशन ही आपको उसी साइकिल में फंसाए रखता है। यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन सच यह है, गुस्सा आपका चॉइस है, रिएक्शन नहीं। हाँ, ट्रिगर बाहर से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स आपका होता है। और अगर आपने यह कंट्रोल नहीं किया, तो कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको कंट्रोल कर सकती है। अब एक और डेंजरस इमोशन, जेलसी। आप किसी को आगे बढ़ते देखते हैं और अंदर एक हल्की सी जलन होती है। आप उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन वो रहती है। धीरे धीरे वह कंपैरिजन में बदलती है, फिर फ्रस्ट्रेशन में, फिर सेल्फ डाउट में, और यहीं आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। दलाई लामा कहते हैं कि जेलसी का इलाज है अप्रिशिएशन। जब आप कॉन्शियसली किसी की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस नेगेटिव पैटर्न को छोड़ता है। लेकिन सच बताऊं, यह करना आसान नहीं है, क्योंकि आपका ईगो बीच में आ जाता है। वो कहता है, क्यों अप्रिशिएट करूं, मुझे क्या मिला,
और यही असली लड़ाई है आपके और आपके ईगो के बीच। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में दूसरों की खुशी देखकर खुश हो सकते हैं या अंदर से कंपेयर करते हैं? अगर आंसर दूसरा है तो यहीं आपकी ग्रोथ रुक रही है। दलाई लामा एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, पेशेंस। लेकिन यह वो पेशेंस नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह पासिव वेटिंग नहीं है, यह एक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। मतलब आप सिचुएशन को समझते हैं, रिएक्ट नहीं करते। अब इमेजिन कीजिए कोई आपको इंसल्ट करता है। आप तुरंत जवाब देने के बजाय रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं कि सामने वाला किस स्टेट में है। अब यह वीकनेस नहीं है, यह कंट्रोल है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, सोसाइटी आपको सिखाती है कि तुरंत जवाब देना स्ट्रेंथ है। चुप क्यों रहे, जवाब दो। और हम वही करते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, असली स्ट्रेंथ कंट्रोल में है, रिएक्शन में नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप स्ट्रांग नहीं, प्रिडिक्टेबल हैं। कोई भी आपको ट्रिगर कर सकता है, और अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं तो आप कंट्रोल्ड हैं। अब एक और लेयर समझिए, कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। जब आप गलती करते हैं तो खुद को पनिश करने के बजाय समझना जरूरी है। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। लोग कंपैशन को एक्सक्यूज बना लेते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मुझे एक्सेप्ट कर लो। नहीं, दलाई लामा क्लियर कहते हैं, कंपैशन का मतलब यह नहीं है कि आप गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करें। यहां बैलेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब ईमानदारी से बताइए, जब आप गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं? खुद को ब्लेम करते हैं या सीखते हैं? अगर आप सिर्फ ब्लेम करते हैं तो आप वहीं अटके रहेंगे, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी जिंदगी भी वही रिपीट होती रहेगी। दलाई लामा बार बार एक ही बात पर लौटते हैं, अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अवेयरनेस आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप हर थॉट, हर इमोशन को देखेंगे और खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। और यहीं लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि खुद को ऑनेस्टली देखना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, अगर आपने अपने इमोशंस को समझना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे एक शिफ्ट आता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप ब्लेम नहीं करते, आप समझते हैं। आप भागते नहीं, आप फेस करते हैं। और यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो क्या इससे आपकी रिलेशनशिप्स भी बदल जाएंगी, या वहां एक और गहरी प्रॉब्लम छुपी है जिसे आप अभी तक देख ही नहीं पाए? अब यहां एक ऐसी जगह आती है जहां ज्यादातर लोग खुद को समझदार मान लेते हैं। हाँ, अब मुझे इमोशंस समझ आ गए, मैं रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता हूं। लेकिन सच बताऊं, यहीं एक सटल ट्रैप शुरू होता है। और अगर आपने इसे नहीं पहचाना तो आप बस एक और इल्यूजन में फंस जाएंगे। क्योंकि दलाई लामा एक बहुत गहरी बात रखते हैं, हैप्पीनेस अकेले में नहीं टिकती, यह रिलेशनशिप्स में टेस्ट होती है, और यहीं आपकी असली परीक्षा होती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं अंदर से स्टेबल हूं तो बाहर की रिलेशनशिप्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन यही आधा सच है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ आपकी इंटरनल स्टेट से नहीं बनती, बल्कि दूसरे इंसान के साथ इंटरैक्शन से बनती है। और इंटरैक्शन में आपका ईगो बार बार सामने आता है। सच बताऊं, आप कितने भी काम हो जाए, लेकिन जैसे ही कोई आपका ईगो छेड़ता है, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब रुकिए, यह थ्योरी नहीं है, यह आपकी रियलिटी है। ईमानदारी से बताइए, जब कोई आपको इग्नोर करता है या आपकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो अंदर कुछ हिलता है ना? और वही डिस्टर्बेंस आपकी सारी मेंटल ट्रेनिंग को चैलेंज करता है। दलाई लामा यहां कंपैशन को और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि रियल कंपैशन का मतलब सिर्फ नाइस होना नहीं है, यह समझना है कि सामने वाला भी अपने पेन, अपने कंफ्यूजन, अपने डर से चल रहा है। लेकिन यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को सही मानता है। अब इमेजिन कीजिए, कोई आपको रूड तरीके से जवाब देता है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यह इंसान बदतमीज है। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुकें और सोचें, शायद यह इंसान खुद किसी पेन में है, तो आपका रिस्पॉन्स बदल सकता है। लेकिन सच बताऊं, हम रुकते नहीं हैं, हम तुरंत जज करते हैं। और यही जजमेंट आपकी रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे तोड़ता है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी ज्यादातर रिलेशनशिप्स में फ्रिक्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो शायद प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, आपके परसेप्शन में है। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना कि मैं भी गलत हो सकता हूं, ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन अगर आपने यह एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप हर रिलेशनशिप में वही पैटर्न रिपीट करेंगे। दलाई लामा कहते हैं, लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लक्जरीज, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव। यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल लाइन नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके अंदर जेन्युइन करे नहीं है, तो आपकी रिलेशनशिप सरफेस लेवल पर ही रह जाएंगी। अब खुद से पूछिए, क्या आप लोगों से जेन्युइनली जुड़ते हैं या सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं?
क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही वो चीज है जो हर रिलेशनशिप को धीरे धीरे टॉक्सिक बनाती है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको समझे, सपोर्ट करे, रिस्पेक्ट दे, लेकिन क्या आपने खुद यह दिया है? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी के लिए कुछ किया है? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो यही आपकी प्रॉब्लम है। दलाई लामा यहां एक और पावरफुल शिफ्ट बताते हैं, फ्रॉम सेल्फ सेंटर्डनेस टू अदर सेंटर्डनेस। मतलब आप खुद से हटकर दूसरों की तरफ फोकस करते हैं। लेकिन यह सुनने में जितना सिंपल है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपका ईगो बार बार आपको वापस खींचता है, मेरे बारे में क्या, मेरी जरूरतें, मेरी फीलिंग्स, और यही असली लड़ाई है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं, सामने वाला बोल रहा है, लेकिन आपका दिमाग क्या कर रहा है? आप सुन नहीं रहे, आप रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे हैं। अब यह सिर्फ एक हैबिट नहीं है, यह आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी तय कर रहा है, क्योंकि जब आप सच में सुनते नहीं तो आप कनेक्ट नहीं करते, और जब आप कनेक्ट नहीं करते तो रिलेशनशिप सिर्फ फॉर्मेलिटी बन जाती है। यह बात आपको थोड़ा चुभेगी, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप्स शैलो हैं तो शायद आप खुद शैलो लिसनिंग कर रहे हैं। दलाई लामा कहते हैं कि रियल कनेक्शन तभी बनता है जब आप जेन्युइनली प्रेजेंट होते हैं, मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना जजमेंट, बिना ईगो के। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आप सच में प्रेजेंट रह सकते हैं? क्योंकि आजकल हमारा दिमाग हर समय कहीं और होता है, फोन में, फ्यूचर में, पास्ट में, और यही एब्सेंस आपकी रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे हॉलो बना देता है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम अक्सर रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए, लोनलीनेस से बचने के लिए। लेकिन क्या यह प्यार है या डिपेंडेंसी? अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप किसी के बिना कंप्लीट महसूस करते हैं, या आपको हमेशा किसी की जरूरत होती है? अगर आपको हमेशा जरूरत होती है तो यह प्यार नहीं, अटैचमेंट है, और अटैचमेंट हमेशा फियर के साथ आता है, खोने का डर। दलाई लामा कहते हैं कि रियल लव में फियर नहीं होता, फ्रीडम होता है। लेकिन यह समझना आसान है, जीना मुश्किल, क्योंकि हम कंडीशनड हैं अटैच होने के लिए। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी को बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं करते, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, उसे फ्रीडम देते हैं। यह आइडियल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, और यहीं आपकी मैच्योरिटी टेस्ट होती है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे लूज कर रहे हैं, और अगर आप उसे फ्रीडम देते हैं तो शायद वो आपके साथ जेन्युइनली रहेगा। यह पैराडॉक्स है, और यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दलाई लामा रिलेशनशिप्स को एक प्रैक्टिस ग्राउंड मानते हैं, जहां आप अपने ईगो को देख सकते हैं, अपने पैटर्न्स को समझ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम रिलेशनशिप्स को ब्लेम ग्राउंड बना देते हैं। उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और हम खुद को विक्टिम बना लेते हैं। अब खुद से पूछिए, आपकी कितनी प्रॉब्लम्स में आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर आपने यह ऑनेस्टली नहीं देखा तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी हर रिलेशनशिप एक ही पैटर्न पर चलेगी। शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, फिर डिस्टेंस, और अंत में वही खालीपन। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, अगर हैप्पीनेस रिलेशनशिप्स में टेस्ट होती है और रिलेशनशिप्स आपके ईगो से इन्फ्लुएंस होती हैं, तो क्या आप सच में किसी से जुड़ सकते हैं जब तक आपने अपने ईगो को समझा ही नहीं? या फिर आप बस कनेक्शंस बना रहे हैं, लेकिन असली जुड़ाव से अभी भी दूर हैं? जैसे ही बात ईगो तक पहुंचती है, ज्यादातर लोग अंदर ही अंदर डिफेंसिव हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो ठीक हूं, प्रॉब्लम सामने वाले में है, और यहीं से पूरी कहानी उल्टी दिशा में जाने लगती है। क्योंकि दलाई लामा यहां एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। द मोर यू आर मोटिवेटेड बाय लव, द मोर फियरलेस एंड फ्री योर एक्शंस विल बी। मतलब जितना आपका बिहेवियर ईगो से नहीं बल्कि जेन्युइन केयर से ड्रिवन होगा, उतना ही आप हल्के, स्टेबल और फियरलेस होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे ज्यादातर एक्शंस फियर से ड्रिवन होते हैं। रिजेक्शन का डर, लॉस का डर, रिस्पेक्ट खोने का डर। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो बस नॉर्मल बिहेव करता हूं, लेकिन थोड़ा रुकिए, ईमानदारी से खुद को ऑब्जर्व कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सच में खुलकर होते हैं, या कहीं ना कहीं यह सोच चल रही होती है, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? और यही इनविजिबल फियर आपकी ऑथेंटिसिटी को धीरे धीरे खा जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर लोगों की अप्रूवल पर डिपेंड करता है तो आप जी नहीं रहे, आप परफॉर्म कर रहे हैं। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मानना कि मैं फेक हो सकता हूं ईगो को हिलाता है। दलाई लामा कहते हैं कि फियर का रूट है अटैचमेंट। आप किसी चीज से जितना अटैच होते हैं, उसे खोने का डर उतना ही बढ़ता है। और यह सिर्फ लोगों पर अप्लाई नहीं होता, यह आपकी इमेज, आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीफ्स पर भी अप्लाई होता है। अब इमेजिन कीजिए, आपने अपने बारे में एक इमेज बना रखी है। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं हमेशा सही हूं,
और जैसे ही कोई इस इमेज को चैलेंज करता है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यह सिर्फ रिएक्शन नहीं है, यह आपका ईगो डिफेंड कर रहा है। और अगर आपने इस ईगो को नहीं समझा तो आप हर बार वही करेंगे, डिफेंड, जस्टिफाई, ब्लेम। अब खुद से पूछिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए आर्ग्यूमेंट किया क्योंकि आपको सही साबित होना था, न कि सच जानना था। अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो यहीं आपकी ग्रोथ रुक रही है। दलाई लामा यहां एक बहुत पावरफुल शिफ्ट बताते हैं, ह्यूमिलिटी। लेकिन यह वो ह्यूमिलिटी नहीं है जो आप दिखाते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं। यह जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते और यह ठीक है। लेकिन सच बताऊं, ह्यूमिलिटी ईगो के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ईगो को सर्टेनिटी चाहिए, मैं सही हूं, और ह्यूमिलिटी कहती है शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। अब यह सुनने में सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने बिलीफ्स को क्वेश्चन करेंगे। और यहीं सबसे बड़ा डर आता है, क्योंकि अगर आपके बिलीफ्स ही शेकी हो गए तो आपकी आइडेंटिटी हिल जाती है। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर आपको आज पता चले कि जो चीज आप सालों से सही मानते आ रहे थे वो गलत है, तो कैसा लगेगा? यह सिर्फ नॉलेज चेंज नहीं है, यह ईगो का कलैप्स है। और यही वजह है कि हम चेंज से बचते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि विजडम का मतलब है रियलिटी को जैसा है वैसा देखना, कि जैसा आप देखना चाहते हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है, हम रियलिटी को नहीं देखते, हम अपनी कहानी देखते हैं। उसने मुझे हर्ट किया, दुनिया अनफेयर है, लोग सेल्फिश हैं, और धीरे धीरे यह कहानी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अपनी कहानी से बाहर नहीं निकले तो आप कभी ट्रूथ तक नहीं पहुंचेंगे, और अगर ट्रूथ तक नहीं पहुंचे तो हैप्पीनेस सिर्फ इल्यूजन बनी रहेगी। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी सिचुएशन में हैं जहां आपको गलत समझा गया है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? खुद को एक्सप्लेन करना, प्रूव करना, डिफेंड करना। लेकिन अगर आप एक सेकंड रुकें और देखें कि क्या सच में आपको हर बार प्रूव करने की जरूरत है, क्या हर बैटल लड़ना जरूरी है? दलाई लामा कहते हैं कि इनर पीस का मतलब है कि आप हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, आप चूज करते हैं कि कहां एनर्जी लगानी है। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आप चूज करते हैं या आपका ईगो चूज करता है? क्योंकि अगर ईगो चूज कर रहा है तो आप वही करेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा लगे, लॉन्ग टर्म में नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार इंपल्सिवली रिएक्ट किया है और बाद में रिग्रेट किया है, और कितनी बार आपने कॉन्शियसली पॉज लिया है? यही फर्क है अवेयरनेस और ऑटोपायलट में। दलाई लामा यहां एक और चीज पर जोर देते हैं, फॉरगिवनेस। लेकिन यह कॉन्सेप्ट बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग सोचते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप सामने वाले को फ्री कर रहे हैं, लेकिन सच यह है आप खुद को फ्री कर रहे हैं। जब आप किसी को होल्ड करते हैं, रिजेंटमेंट रखते हैं, तो असल में आप खुद उस पेन को बार बार जी रहे होते हैं। अब यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप किसी के लिए बिटनेस रखते हैं तो आप खुद को पनिश कर रहे हैं, और अगर आपने यह नहीं छोड़ा तो आपका माइंड कभी लाइट नहीं होगा। लेकिन यहां भी एक ट्रैप है। लोग कहते हैं मैं फॉरगिव कर दूंगा, लेकिन भूलूंगा नहीं। यह हाफ फॉरगिवनेस है, और हाफ फॉरगिवनेस आपको पूरी फ्रीडम नहीं देता। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में छोड़ सकते हैं या आप सिर्फ पकड़कर बैठे रहना चाहते हैं? क्योंकि कई बार हम पेन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी बन चुका होता है। और अगर पेन चला गया तो हम कौन हैं? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, और यहीं लोग भाग जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि रियल स्ट्रेंथ लेटिंग गो में है, होल्डिंग ऑन में नहीं। लेकिन यह स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है, और यह ओवरनाइट नहीं आती। अब इमेजिन कीजिए, आप धीरे धीरे अपने ईगो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने रिएक्शंस को समझ रहे हैं, अपने पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं। धीरे धीरे एक शिफ्ट आता है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, आप हर चीज को पर्सनल नहीं लेते, आप हर सिचुएशन में खुद को सेंटर नहीं बनाते, और यहीं से एक नई क्लैरिटी आती है। लेकिन यहां एक डेंजर भी है। अगर आपने इस क्लैरिटी को प्रैक्टिस में नहीं बदला तो यह सिर्फ नॉलेज बनकर रह जाएगी, और नॉलेज जो अप्लाई न हो वह फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको अब पता चल गया है कि आपका ईगो, आपका फियर, आपकी अटैचमेंट ही आपकी हैप्पीनेस को रोक रही है, तो क्या आप सच में इन्हें छोड़ने के लिए रेडी हैं, या आप बस समझकर वापस उसी पैटर्न में लौटने वाले हैं? अब यहां से कहानी थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि दिमाग, इमोशंस, ईगो, ये सब आपकी खुशी को शेप देते हैं। लेकिन दलाई लामा यहां एक ऐसा एंगल खोलते हैं जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, सफरिंग। हाँ, वही सफरिंग जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर आपने सफरिंग को समझा नहीं तो आप कभी हैप्पीनेस को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, दुख से खुश होने का क्या लेना देना, यही तो खेल है। दलाई लामा कहते हैं पेन इज इनेविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। अब यह लाइन बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है। दर्द तो हर किसी को होता है, लॉस, रिजेक्शन, फेलियर,
लेकिन सफरिंग तब पैदा होती है जब आप उस दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कितनी देर तक उसे याद करते रहते हैं? बार बार रिप्ले करते हैं, खुद से बातें करते हैं, मेरे साथ ही क्यों, और धीरे धीरे वह एक घटना आपकी पूरी माइंडसेट बन जाती है। यह सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, यह आपकी आदत है। और अगर आपने यह आदत नहीं बदली तो हर छोटी तकलीफ आपको बड़ा दर्द लगेगी। दलाई लामा सफरिंग को अवॉइड करने की बात नहीं करते, वो कहते हैं उसे समझो, क्योंकि जब आप सफरिंग को समझते हैं तो आप उससे डरना बंद कर देते हैं। लेकिन यह सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सफरिंग को समझने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उससे भागना नहीं। और यहीं लोग हार मान लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपको कोई इमोशनल चोट लगी है। आपका इंस्टिंक्ट क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, फोन, एंटरटेनमेंट, लोगों से बात, कुछ भी, बस उस फीलिंग से बचना। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप हर बार भागेंगे तो वह पेन अंदर दबता जाएगा और फिर किसी दिन एक्सप्लोड करेगा। यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं तो आप उन्हें हील नहीं कर रहे, आप उन्हें जमा कर रहे हैं। और जमा हुआ पेन सबसे खतरनाक होता है। अब खुद से पूछिए, आपने कितनी बार अपने दर्द को जेन्युइनली फेस किया है और कितनी बार उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया है? अगर आंसर दूसरा है तो यही आपकी प्रॉब्लम है। दलाई लामा एक और डीप कॉन्सेप्ट लाते हैं, एक्सेप्टेंस। लेकिन यह एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है, यह रियलिटी को जैसे है वैसे देखना है। अब इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आपका दिमाग क्या करता है? रेजिस्ट करता है। यह ऐसा क्यों है? यह नहीं होना चाहिए था। और यही रेसिस्टेंस सफरिंग को और बढ़ा देता है। अब यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपकी तकलीफ सिचुएशन से नहीं, आपके रेजिस्टेंस से आती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट किया है बिना कंप्लेन किए? अगर नहीं तो आप हर बार उसी ट्रैप में फंसेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि एक्सेप्टेंस आपको वीक नहीं बनाता, यह आपको क्लियर बनाता है। क्योंकि जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तब आप सही एक्शन ले पाते हैं, लेकिन जब आप रेजिस्ट करते हैं तब आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम अक्सर अपने पेन को कंपेयर करते हैं। उसका दर्द ज्यादा है, मेरा कम है, या मेरे साथ सबसे बुरा हुआ है। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि पेन कंपैरिजन का खेल नहीं है। हर इंसान का पेन उसके लिए रियल है, और अगर आप अपने पेन को समझने के बजाय उसे जस्टिफाई करते रहेंगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब इमेजिन कीजिए आप किसी से हर्ट हुए हैं, आप उसे ब्लेम करते हैं, खुद को विक्टिम मानते हैं, और धीरे धीरे वह पेन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह आपकी कहानी बन गई है। और अगर आपने यह कहानी नहीं छोड़ी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह बात आपको चुभेगी, लेकिन अगर आप खुद को विक्टिम मानते हैं तो आप पावरलेस हो जाते हैं, और पावरलेस इंसान कभी हैप्पी नहीं हो सकता। दलाई लामा यहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आपकी रिएक्शन आपकी जिम्मेदारी है। अब यह सुनना आसान है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि अब आप ब्लेम नहीं कर सकते, और यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि ब्लेम करना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल। अब खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर आपने यह ऑनेस्टली नहीं देखा तो आप हमेशा स्टक रहेंगे। दलाई लामा एक और पावरफुल आइडिया देते हैं, सफरिंग को मीनिंग देना। मतलब आप अपने पेन को सिर्फ दर्द की तरह नहीं देखते, आप उससे कुछ सीखते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग कहते हैं सब कुछ रीजन से होता है, और फिर कुछ नहीं बदलते। यह फॉल्स कंफर्ट है। रियल मीनिंग तब आता है जब आप पेन से कुछ सीखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आपने एक फेलियर फेस किया, आप उसे ब्लेम करके छोड़ सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। दोनों रास्ते आपके सामने हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता अनकंफर्टेबल है, और यहीं आपकी ग्रोथ रुक जाती है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर पेन से नहीं सीख रहे तो आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, और वेस्टेड पेन सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बनता है। दलाई लामा कहते हैं कि रियल स्ट्रेंथ यह नहीं है कि आपको पेन नहीं होता, बल्कि यह है कि आप पेन के साथ कैसे डील करते हैं। अब खुद से पूछिए, जब लाइफ आपको हिट करती है तो आप टूट जाते हैं या सीखते हैं? अगर आप बार बार टूट रहे हैं तो प्रॉब्लम लाइफ में नहीं, आपकी अप्रोच में है। और अगर आपने यह नहीं बदला तो हर नया चैलेंज आपको फिर से गिरा देगा। अब इमेजिन कीजिए आप धीरे धीरे सफरिंग को समझ रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपका रिलेशनशिप पेन के साथ। पहले आप उससे डरते थे, अब आप उसे समझते हैं। पहले आप भागते थे, अब आप फेस करते हैं।
और यहीं से एक नई स्ट्रेंथ आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सफरिंग को समझना इतना जरूरी है, तो क्या बिना सफरिंग के भी हैप्पीनेस पॉसिबल है, या फिर दर्द ही वह दरवाजा है जिससे होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा? अब यहाँ एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि दर्द से भागना आपको और उलझाता है और उसे समझना आपको मजबूत बनाता है। लेकिन दलाई लामा यहाँ एक और गहरी बात रखते हैं। अगर आप सच में खुश होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच की जड़ तक जाना पड़ेगा, जहां आपका मैं बैठा है, और यहीं से असली बेचैनी शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो बस मैं हूं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। दलाई लामा बताते हैं कि हम जिस मैं को इतना सीरियस लेते हैं, मेरा दर्द, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, वह उतना सॉलिड नहीं है जितना हम समझते हैं। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं ही अनस्टेबल है तो फिर आप किसे बचा रहे हैं? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आपकी पूरी जिंदगी एक फ्रैजाइल आइडेंटिटी पर टिकी है तो आप कभी सिक्योर महसूस नहीं कर सकते। अब जरा अपने दिन को ऑब्जर्व कीजिए। कितनी बार आपने सोचा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे कैसे दिखना चाहिए, मेरी वैल्यू क्या है? यानी हर समय फोकस मैं पर है, और जितना फोकस मैं पर होता है उतनी ही सेंसिटिविटी बढ़ती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों पर अफेक्ट हो जाते हैं? अगर हां, तो इसका सीधा मतलब है आपका मैं बहुत फ्रजाइल है, और फ्रजाइल चीज को बचाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि जब आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आप अपने फोकस को वाइडन करते हैं दूसरों की तरफ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ, तो वही प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी छोटी सी बात पर अपसेट हैं, लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया में कितने लोग सीरियस सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो अचानक आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। यह कंपैरिजन सिंपैथी के लिए नहीं है, यह अवेयरनेस के लिए है। अगर आप इसे सिर्फ गिल्ट में बदल देते हैं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, दूसरों की हालत खराब है, तो आप खुद को सप्रेस कर रहे हैं। दलाई लामा सप्रेशन नहीं सिखाते, वो एक्सपेंशन सिखाते हैं। मतलब आप अपनी अवेयरनेस को बड़ा करते हैं ताकि आपका पेन आपको पूरी तरह कंज्यूम न कर सके। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आपकी पूरी दुनिया सिर्फ मैं और मेरी प्रॉब्लम्स तक सीमित है, तो आप खुद ही अपने पेन को एम्पलीफाई कर रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला, तो आप हमेशा उसी छोटे सर्कल में फंसे रहेंगे। अब एक और डेंजरस इल्यूजन, परमानेंस। हमें लगता है कि जो अभी है वह हमेशा रहेगा, यह दर्द हमेशा रहेगा, यह प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन दलाई लामा कहते हैं, एवरीथिंग इज चेंजिंग, नथिंग स्टेज द सेम। अब यह सुनने में सिंपल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अगर सब कुछ बदल रहा है तो आपका पेन भी परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आप उसे पकड़कर बैठ जाते हैं तो वह लंबे समय तक टिक सकता है। अब खुद से पूछिए, आपने कितनी बार किसी पुरानी बात को सालों तक पकड़े रखा है, और क्या उसने आपको हेल्प किया या सिर्फ आपको हैवी बनाया? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पास्ट को पकड़कर बैठे हैं तो आप प्रेजेंट को जी ही नहीं रहे। दलाई लामा यहां इम्परमानेंस को सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, प्रैक्टिस मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको हर चीज को चेंज होते हुए देखना सीखना होगा, अपने थॉट्स, इमोशंस, सिचुएशंस। क्योंकि जब आप देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है तो आप किसी भी चीज से ओवर अटैच नहीं होते। अब इमेजिन कीजिए, आपको कोई खुशी मिलती है, आप उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, यह हमेशा रहे, और जैसे ही वह खत्म होती है आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि यह भी टेम्पररी है, तो आप उसे एंजॉय करते हैं बिना क्लिंग किए। यही फ्रीडम है। लेकिन सच बताऊं, हम क्लिंग करना नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें कंट्रोल चाहिए, और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। अब यह लाइन आपको थोड़ा झटका देगी। जितना ज्यादा आप कंट्रोल चाहते हैं, उतना ही आप एंग्शियस होते जाते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं? फ्यूचर, लोग, सिचुएशंस? अगर हां, तो यही आपकी बेचैनी का रूट है। दलाई लामा कहते हैं कि कंट्रोल इल्यूजन है। आप एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आउटकम्स नहीं। और अगर आपने आउटकम्स से अटैचमेंट नहीं छोड़ी, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। अब एक मोमेंट के लिए सोचिए, आपने कितनी बार प्लान बनाया और चीजें वैसी नहीं हुई, और उस टाइम आप कितना डिस्टर्ब हुए। यही पैटर्न है, और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आप हर बार वही फील करेंगे। दलाई लामा यहां डिटैचमेंट की बात करते हैं, लेकिन यह कोल्डनेस नहीं है, यह क्लैरिटी है। मतलब आप इन्वॉल्व रहते हैं लेकिन ऑब्सेस्ड नहीं होते, आप केयर करते हैं लेकिन क्लिंग नहीं करते। अब यह बैलेंस बहुत ट्रिकी है, क्योंकि हम अक्सर या तो ओवर अटैच हो जाते हैं या पूरी तरह डिस्कनेक्ट, लेकिन रियल हैप्पीनेस बीच में है। अब यह बात आपको असहज करेगी, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं तो आप स्टेबल नहीं हो सकते, और इंस्टेबिलिटी में हैप्पीनेस टिकती नहीं। अब इमेजिन कीजिए, आप धीरे
धीरे अपने मैं को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अटैचमेंट्स को समझ रहे हैं, इम्परमानेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे एक शिफ्ट आता है। आप हर चीज को इतना पर्सनल नहीं लेते, आप हर लॉस को एंड नहीं मानते, आप हर गेन को पकड़कर नहीं बैठते, और यहीं से एक हल्कापन आता है। लेकिन यहां एक सवाल बचता है, अगर मैं ही इतना अनस्टेबल है और सब कुछ बदल रहा है, तो फिर आप किस चीज पर भरोसा करें? क्या कोई ऐसी चीज है जो स्टेबल है, जिस पर आप अपनी हैप्पीनेस टिकाकर रख सकते हैं, या फिर सब कुछ ही बदलता रहेगा और आपको इसी अनसर्टेनिटी में जीना सीखना पड़ेगा? अब यहां आकर एक अजीब सा डर उठता है, क्योंकि अगर मैं भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, तो फिर इंसान किस पर टिके? क्या पूरी जिंदगी बस अनसर्टेनिटी में ही जीनी है? दलाई लामा यहीं एक बहुत शांत लेकिन गहरी बात रखते हैं। स्टेबिलिटी बाहर नहीं मिलती, स्टेबिलिटी एक इनर डायरेक्शन है, कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं। मतलब आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिस पर आप हमेशा के लिए टिक जाए। आपको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा जो हर बदलती चीज के बीच भी संतुलित रह सके। अब आप सोच रहे होंगे, यह कैसे पॉसिबल है? अगर सब बदल रहा है तो स्टेबल कैसे रहूं? यही असली कला है, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर एक फिक्स्ड ग्राउंड चाहिए। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि आपको ग्राउंडलेस ग्राउंड पर खड़ा होना सीखना पड़ेगा। यह लाइन सुनने में थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझिए। इसका मतलब है कि आप स्टेबिलिटी को किसी चीज में नहीं, अपने रिस्पॉन्स में ढूंढते हैं। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं। एक पैनिक कर रहा है, दूसरा काम है। फर्क सिचुएशन में नहीं है, फर्क उनके रिस्पॉन्स में है, और यही आपका कंट्रोल है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हम अपना रिस्पॉन्स चुनते नहीं, हम उसे ऑटोमेटिक होने देते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब ईमानदारी से बताइए, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो क्या आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है, या बस जो इंस्टिंक्ट आता है वही कर देते हैं? अगर दूसरा सच है तो आप कंट्रोल में नहीं हैं, और अगर आप कंट्रोल में नहीं हैं तो आपकी हैप्पीनेस भी कंट्रोल में नहीं है। दलाई लामा कहते हैं कि इनर स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको 3 चीजों पर काम करना होगा: अवेयरनेस, इंटेंशन और प्रैक्टिस। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग इन शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर कुछ नहीं करते, और फिर कहते हैं यह सब प्रैक्टिकल नहीं है। सच यह है, आपने ट्राई ही नहीं किया। अब एक एक करके समझते हैं। पहली चीज अवेयरनेस। आपने पहले भी सुना है, लेकिन यहां इसका मतलब है हर मोमेंट में खुद को देखना। आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? अब यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका माइंड हर समय भटकता रहता है। लेकिन अगर आपने अवेयरनेस डेवलप नहीं की तो आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे कि प्रॉब्लम कहां है। अब दूसरी चीज इंटेंशन। दलाई लामा कहते हैं कि सिर्फ अवेयर होना काफी नहीं है, आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। अब यह सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है, आप सच में कैसे इंसान बनना चाहते हैं? काम या रिएक्टिव, कंपैशनेट या सेल्फ सेंटर्ड, क्लियर या कंफ्यूज्ड? अब यह सिर्फ सोचने का सवाल नहीं है, यह रोज के एक्शंस में दिखना चाहिए। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर नहीं होता। वो बस सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं और फिर कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। नहीं, आप ऐसे बन गए हैं, और अगर आपने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया तो आप वही बने रहेंगे। अब तीसरी चीज प्रैक्टिस। यही वो वर्ड है जिससे लोग सबसे ज्यादा भागते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी, एफर्ट, और हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज थोड़ी देर बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं। जब गुस्सा आता है आप उसे पकड़ते हैं, जब जेलसी आती है आप उसे पहचानते हैं, जब फियर आता है आप उसे देख लेते हैं। धीरे धीरे एक गैप बनता है, और यही गैप आपकी फ्रीडम है। लेकिन यह ओवरनाइट नहीं होता, और यही लोग हार मान लेते हैं। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आप हर बार शुरू करेंगे और हर बार छोड़ देंगे, और फिर कहेंगे यह सब मेरे लिए नहीं है, जबकि सच यह है आपने उसे टाइम ही नहीं दिया। दलाई लामा कहते हैं कि माइंड को ट्रेन करना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लेकिन हम स्प्रिंट चाहते हैं, और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। अब एक और सतल चीज, काइंडनेस। दलाई लामा बार बार काइंडनेस की बात करते हैं, लेकिन यह सरफेस लेवल काइंडनेस नहीं है। यह डीप इंटेंशन है कि आप दूसरों को हार्म नहीं करना चाहते। अब यह सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार हम अननोइंगली हर्ट कर देते हैं, अपने वर्ड्स से, अपने टोन से, अपने बिहेवियर से। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में अवेयर हैं कि आपके एक्शंस दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं? अगर नहीं, तो आपकी काइंडनेस इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट काइंडनेस कनेक्शन नहीं बना सकती। अब इमेजिन कीजिए, आप धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, इंटेंशन क्लियर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आती है। आप हर सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होते, आप हर इमोशन में बहते नहीं,
आप हर थॉट को सच नहीं मानते और यहीं से एक नई क्लैरिटी आती है। लेकिन यहां एक डेंजर भी है। अगर आपने इस स्टेबिलिटी को ईगो बना लिया, मैं अब काम हूं, मैं बेटर हूं, तो आप फिर से उसी ट्रैप में गिर जाएंगे। और यह ट्रैप और भी सतल है, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप सही हैं, और जब आपको लगता है कि आप सही हैं तब ग्रोथ रुक जाती है। यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अपने प्रोग्रेस पर प्राउड होकर रुक गए तो आप वहीं फ्रीज हो जाएंगे। दलाई लामा कहते हैं कि रियल ग्रोथ कंटिन्यूअस है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब आप हमेशा सीख रहे हैं, हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं। अब यह सुनकर थोड़ा डर भी लगता है, क्या कभी आराम नहीं मिलेगा? और यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्रोथ स्ट्रगल नहीं है, ग्रोथ अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो वह स्ट्रगल बन जाएगी। अब एक आखिरी सवाल, अगर स्टेबिलिटी बाहर नहीं है और अंदर भी कंटिन्यूअसली बनानी पड़ती है, तो क्या आप इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? या आप अभी भी कहीं अंदर यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन सब सेटल हो जाएगा और फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब यहां एक बहुत खतरनाक उम्मीद सामने आती है, और सच बताऊं, यही वो उम्मीद है जो क्वाइटली आपकी पूरी ग्रोथ को रोक देती है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा और फिर मैं आराम से खुश रहूंगा। यह सुनने में इनोसेंट लगता है, लेकिन दलाई लामा के हिसाब से यह सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जिंदगी कोई ऐसा स्टेज नहीं है जहां एक बार पहुंच गए तो बस सब फिक्स हो गया। जिंदगी एक प्रोसेस है, एक फ्लो है, और अगर आप इसे एंड पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार खुद से कहा है बस यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा? और क्या कभी ऐसा हुआ? या हर बार एक प्रॉब्लम खत्म हुई और दूसरी आ गई? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी को सॉल्व करने की चीज मानते हैं, जीने की नहीं। दलाई लामा यहां एक बहुत शार्प डिस्टिंक्शन करते हैं प्लेजर और हैप्पीनेस के बीच। और यह डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आप पूरी जिंदगी गलत चीज के पीछे भागते रहेंगे। प्लेजर क्या है? शॉर्ट टर्म अच्छा फील करना, अच्छा खाना, एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन, सक्सेस। और हैप्पीनेस क्या है? एक डीपर सेंस ऑफ कंटेंटमेंट जो बाहर की चीजों पर डिपेंड नहीं करता। अब यह सुनने में सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ट्रिकी है, क्योंकि प्लेजर तुरंत मिलता है और हैप्पीनेस एफर्ट मांगती है। अब इमेजिन कीजिए, आप स्ट्रेस्ड हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फोन उठाकर डिस्ट्रैक्शन ले लो या थोड़ी देर बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। पहला ऑप्शन आसान है, दूसरा अनकंफर्टेबल, और हम हमेशा आसान चुनते हैं। अब यह सिर्फ एक चॉइस नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर रहा है, क्योंकि अगर आप बार बार शॉर्ट टर्म रिलीफ चुनते हैं तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कभी नहीं बनती। ये बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप हर बार कंफर्ट चुन रहे हैं तो आप खुद ही अपनी ग्रोथ को डिले कर रहे हैं। और अगर यह पैटर्न नहीं बदला तो सालों बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि रियल हैप्पीनेस डिसिप्लिन मांगती है, लेकिन यहां डिसिप्लिन का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लैरिटी है। मतलब आप जानते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है और आप वही करते हैं, भले ही वह अनकंफर्टेबल हो। अब खुद से पूछिए, क्या आप वह करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर बनाता है, या वह जो अभी अच्छा लगता है? अगर आंसर दूसरा है तो यही आपकी स्ट्रगल का रूट है। अब एक और इल्यूजन, कंट्रोल। हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल कर लें तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही आप एंग्शियस होते जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप हर चीज प्लान करते हैं, हर डिटेल कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब यह सिर्फ सिचुएशन की वजह से नहीं है, यह आपके एक्सपेक्टेशन की वजह से है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस रिजिड हैं तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट गारंटीड है, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप हर बार अपसेट होंगे। दलाई लामा यहां फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। मतलब आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप उसके साथ फ्लो करना सीखते हैं। लेकिन फ्लो का मतलब यह नहीं है कि आप पैसिव हो जाए, यह कॉन्शियस एडजस्टमेंट है। अब इमेजिन कीजिए, प्लान फेल हो गया। आप रिएक्ट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ब्लेम, स्ट्रेस, या आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बेस्ट पॉसिबल है? यही डिफरेंस है, और यही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तय करता है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को एग्जैजरेट करते हैं, छोटी चीज को बड़ा बना देते हैं और फिर खुद ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब आप सिचुएशन को थोड़ा डिस्टेंस से देखें। अब इमेजिन कीजिए, जो प्रॉब्लम अभी आपको बहुत बड़ी लग रही है, क्या वह 5 साल बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? अगर नहीं, तो आप उसे अभी इतना वेट क्यों दे रहे हैं? यह सवाल सिंपल है, लेकिन इसका आंसर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप खुद ही अपनी टेंशन बढ़ा रहे हैं। अब खुद से पूछिए,
क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स को एम्पलीफाई करते हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, और अगर आपने ये नहीं रोका तो आप हमेशा मेंटली एग्जॉस्टेड रहेंगे। दलाई लामा यहां ग्रैटिट्यूड की बात भी करते हैं, लेकिन यह फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं है। यह अवेयरनेस है कि आपके पास क्या है, न कि सिर्फ यह कि क्या नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर दिन उन चीजों पर फोकस करते हैं जो मिसिंग हैं। धीरे धीरे आपका माइंड उसी डायरेक्शन में ट्रेन हो जाता है, और फिर चाहे आपके पास कितना भी हो, आपको कमी ही दिखेगी। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हैप्पीनेस सिर्फ एक चेस बनकर रह जाएगी। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए और सोचिए, आप अभी किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, और क्या वह सच में आपको लास्टिंग हैप्पीनेस देगा या सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट। यह सवाल अनकंफर्टेबल है, और यही लोग भाग जाते हैं क्योंकि आंसर उन्हें पसंद नहीं आता। दलाई लामा कहते हैं कि क्लैरिटी सबसे जरूरी है। मतलब आप ऑनेस्टली देखें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी के लिए ऑनेस्टी चाहिए, और ऑनेस्टी ईगो को पसंद नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, आप धीरे धीरे अपने पैटर्न्स देख रहे हैं, अपने इल्यूजन्स पहचान रहे हैं, अपनी चॉइसेस को समझ रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपका डायरेक्शन। आप ब्लाइंडली नहीं चलते, कॉन्शियसली चूज करते हैं। लेकिन यहां एक आखिरी ट्रैप है। अगर आपको अब पता चल गया कि क्या सही है, फिर भी आप वही गलत करते रहे, तो ये इग्नोरेंस नहीं है, ये अवॉइडेंस है। और अवॉइडेंस सबसे डेंजरस है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं फिर भी बदलते नहीं। अब एक सीधा सवाल, अगर आपको अब साफ दिख रहा है कि आप कहां गलत जा रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्शन बदलने की हिम्मत करेंगे, या आप वही रास्ता चलते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फेमिलियर है? अब यहां बात थोड़ी कड़वी हो जाती है, क्योंकि अब इग्नोरेंस का बहाना खत्म हो चुका है। अब आप जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहां आप खुद को धोखा दे रहे हैं, और यहीं से एक नया खतरा शुरू होता है। अवेयरनेस के बाद भी एक्शन न लेना। दलाई लामा इसे बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। यह लाइन सुनने में मोटिवेशनल लगती है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत अनकंफर्टेबल है। इसका मतलब है कि अगर आप जानते हुए भी नहीं बदल रहे, तो आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को होल्ड करके बैठे हैं। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ नया समझा, कुछ सीखा, और फिर कुछ दिन बाद वापस उसी पुराने पैटर्न में लौट गए? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी तो मिल जाती है, लेकिन कमिटमेंट नहीं होता, और बिना कमिटमेंट के कोई भी चेंज टिकता नहीं। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप बार बार वही गलती कर रहे हैं जिसे आप पहले से समझते हैं, तो यह मिस्टेक नहीं है, यह चॉइस है। और अगर यह चॉइस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। दलाई लामा यहां डिसिप्लिन को एक नई तरह से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब आप अपने लिए वो करते हैं जो सही है, भले ही वह आसान न हो। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं, या हर बार अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं? अगर दूसरा सच है, तो आपकी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, कंसिस्टेंसी की है, और कंसिस्टेंसी बिना डिसिप्लिन के नहीं आती। अब इमेजिन कीजिए, आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जैसे ही रियल लाइफ सिचुएशन आती है, आप फिर से रिएक्ट कर देते हैं। अब यह फेलियर नहीं है, यह फीडबैक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इसे फेलियर मान लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि चेंज ग्रेजुअल है। मतलब आप एक दिन में परफेक्ट नहीं बनेंगे। आप गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर थोड़ा बेहतर करेंगे, और यही प्रोसेस है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग परफेक्शन चाहते हैं, या तो मैं पूरी तरह चेंज हो जाऊं या फिर छोड़ दूं, और यही माइंडसेट उन्हें स्टक रखता है। यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन अगर आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, तो आप प्रोग्रेस मिस कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप हर दिन बस थोड़ा बेहतर करते हैं, थोड़ा कम रिएक्ट करते हैं, थोड़ा ज्यादा अवेयर रहते हैं, थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। धीरे धीरे एक शिफ्ट आता है, लेकिन यह स्लो है, और यही लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए। अब यह सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में लॉन्ग टर्म चेंज चाहते हैं या सिर्फ क्विक फिक्स? अगर आंसर दूसरा है, तो यह जर्नी आपके लिए नहीं है। दलाई लामा यहां एक और पावरफुल पॉइंट रखते हैं, सेल्फ ऑनेस्टी। वो कहते हैं कि आप खुद से झूठ बोलकर कभी ग्रो नहीं कर सकते। अब यह सुनने में सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत टफ है, क्योंकि खुद से झूठ बोलना बहुत ईजी है। मैं ठीक हूं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा ही हूं, और धीरे धीरे यह लय आपकी रियलिटी बन जाती है। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन अगर आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप चेंज नहीं कर रहे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन ग्रोथ को रोकता है। अब इमेजिन कीजिए, आप अपनी एक वीकनेस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं। पहले ऑकवर्ड लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर क्लैरिटी आती है।
और क्लैरिटी आपको एक्शन लेने में मदद करती है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप चेंज कैसे करेंगे? यही लोग अटक जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि अवेयरनेस के बाद सबसे जरूरी चीज है करेज। मतलब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन क्या आप उसे करने की हिम्मत रखते हैं? अब यह सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ आप जानते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको पता है कि आपको एक टॉक्सिक हैबिट छोड़नी है। आप जानते हैं कि वह आपको नुकसान दे रही है, लेकिन फिर भी आप उसे करते हैं। क्यों? क्योंकि वह फेमिलियर है, कंफर्टेबल है, और कंफर्ट सबसे बड़ा ट्रैप है। यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे, और अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे स्टैग्नेट हो रहे हैं। दलाई लामा कहते हैं कि रियल चेंज डिस्कम्फर्ट में होता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट से हम बचते हैं, और यही साइकिल चलता रहता है। अब एक और सटल चीज, अकाउंटेबिलिटी। आप खुद को अकाउंटेबल रखते हैं या नहीं? क्योंकि अगर आप खुद को एक्सक्यूज दे देते हैं तो कोई भी चेंज टिकेगा नहीं। अब खुद से पूछिए, जब आप गलती करते हैं तो आप उसे जस्टिफाई करते हैं या उसे एक्सेप्ट करके इंप्रूव करते हैं? अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो आप स्टक हैं, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप सालों तक वही रहेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि ग्रोथ एक कॉन्शियस चॉइस है। मतलब आप हर दिन डिसाइड करते हैं कि आप बेहतर बनेंगे या नहीं। यह ऑटोमेटिक नहीं होता। अब इमेजिन कीजिए, आप रोज थोड़ा एफर्ट डालते हैं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेते हैं, थोड़ा ऑनेस्टी रखते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड बदलने लगता है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है, आपकी लाइफ बदलने लगती है। लेकिन यहां एक आखिरी ट्रैप है। अगर आप बीच में ही रुक गए, अगर आपने कंसिस्टेंसी खो दी, तो आप वापस वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था। और यह सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है, क्योंकि अब आपको पता है कि आप बेटर हो सकते थे, लेकिन आपने खुद ही छोड़ दिया। अब एक सीधा सवाल, क्या आप इस बार सच में कमिट करेंगे, या फिर यह भी एक और टेम्पररी मोटिवेशन बनकर रह जाएगा जो कुछ दिनों बाद फेड हो जाएगा? अब यहां से बात थोड़ी और असहज होने वाली है, क्योंकि अब तक आपने समझ लिया कि आपको बदलना है, कैसे बदलना है और क्यों बदलना है। लेकिन दलाई लामा यहां एक और परत खोलते हैं। अगर आप सिर्फ अपने लिए बदल रहे हैं तो आपकी ग्रोथ सीमित रह जाएगी। यह सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते हैं कि पहले मैं खुद को ठीक कर लूं, फिर बाकी दुनिया। लेकिन यहीं एक सटल ट्रैप छुपा है। सच बताऊं, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर ग्रो करते हैं तो आपका फोकस अभी भी मैं पर ही रहता है। बस अब वह रिफाइंड हो गया है। मैं बेटर बनना चाहता हूं, मैं काम रहना चाहता हूं, मैं हैप्पी रहना चाहता हूं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यह भी एक तरह की सेल्फ सेंटर्डनेस है, बस थोड़ी सोफिस्टिकेटेड, और यही आपकी ग्रोथ को एक इनविजिबल लिमिट में बांध देता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या अपने लिए बेहतर बनना गलत है? नहीं, लेकिन अगर आप वहीं रुक गए तो आप उस डीपर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां रियल हैप्पीनेस मिलती है। यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आपकी सारी मेहनत सिर्फ खुद को इंप्रूव करने तक सीमित है तो आप अभी भी उसी सर्कल में घूम रहे हैं। दलाई लामा यहां एक पावरफुल शिफ्ट बताते हैं, एक्सपैंडिंग योर सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब आप अपने ध्यान को खुद से निकालकर दूसरों तक फैलाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक मॉरल आइडिया नहीं है, यह साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है। क्योंकि जब आपका ध्यान सिर्फ खुद पर होता है तो हर छोटी चीज बड़ी लगती है, और जब आपका ध्यान ब्रॉडर हो जाता है तो वही चीज छोटी लगने लगती है। अब इमेजिन कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी और की मदद करते हैं, अचानक आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, और वही शिफ्ट आपको हल्का महसूस कराता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन अंदर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन, रिटर्न, और जब वह नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। दलाई लामा कहते हैं कि यह रियल कंपैशन नहीं है, यह हिडन ट्रांजैक्शन है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ अच्छा किया और अंदर से एक्सपेक्ट किया कि सामने वाला नोटिस करे? अगर आंसर हां है तो यही आपकी प्रैक्टिस इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट प्रैक्टिस आपको रियल सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। दलाई लामा कहते हैं, इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। यह लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। मतलब हैप्पीनेस एक साइड इफेक्ट है, डायरेक्ट गोल नहीं। जितना आप उसे चेस करेंगे उतना वह दूर जाएगी, लेकिन जितना आप दूसरों के लिए जेन्युइनली केयर करेंगे उतना वह नेचुरली आएगी। अब यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों पर फोकस करूं, लेकिन यही पैराडॉक्स है, और यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज होकर रुक जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी के लिए जेन्युइनली कुछ करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। पहले थोड़ा अजीब लगेगा, ईगो रेजिस्ट करेगा, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे एक अलग तरह की फीलिंग आती है, लाइटनेस। और यह लाइटनेस स्टेबल होती है, क्योंकि यह किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं है। लेकिन सच बताऊं, यह आसान नहीं है, क्योंकि आपका ईगो बार बार बीच में आएगा।
वो कहेगा पहले मुझे रिस्पेक्ट मिले, पहले मुझे अप्रिशिएशन मिले, और अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे। अब यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन अगर आप हर चीज में रिटर्न चाहते हैं तो आप फ्री नहीं हैं, आप ट्रांजैक्शन में हैं, और ट्रांजैक्शन में हैप्पीनेस टिकती नहीं। दलाई लामा यहां ऑल्ट्रुइज्म की बात करते हैं, लेकिन यह फोर्स्ड सैक्रिफाइस नहीं है। यह समझ है कि हम इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब आपकी खुशी दूसरों से जुड़ी हुई है। अब इमेजिन कीजिए आप एक एनवायरनमेंट में हैं जहां लोग सपोर्टिव हैं, काइंड हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, आप ऑटोमेटिकली बेटर फील करते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही नेगेटिविटी फैलाते हैं तो वही वापस आपके पास आएगी, और फिर आप कंप्लेन करेंगे, लोग ऐसे क्यों हैं। अब खुद से पूछिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वही वापस आएगा। यह सिर्फ मॉरल बात नहीं है, यह साइकोलॉजिकल रियलिटी है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम अक्सर दूसरों को जज करते हैं, उनकी गलतियां, उनकी हैबिट्स, उनका बिहेवियर। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि जितना आप दूसरों को जज करते हैं उतना ही आपका माइंड रिजिड होता जाता है, और रिजिड माइंड कभी पीसफुल नहीं हो सकता। अब इमेजिन कीजिए आप हर इंसान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसकी सिचुएशन, उसका पर्सपेक्टिव। धीरे धीरे आपका जजमेंट सॉफन होता है, और यहीं से कंपैशन डीप होता है। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आप सच में दूसरों को समझना चाहते हैं या सिर्फ उन्हें लेबल करना चाहते हैं? क्योंकि लेबल करना आसान है, समझना मुश्किल, और यही लोग शॉर्टकट लेते हैं। अब यह बात आपको चुभेगी, लेकिन अगर आप हर किसी को जज कर रहे हैं तो आप खुद भी उसी जजमेंट के डर में जी रहे हैं, और फियर में हैप्पीनेस टिकती नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि रियल कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप ओपननेस रखते हैं, मतलब आप रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन ओपननेस रिस्क के साथ आती है, आप हर्ट भी हो सकते हैं, और यही डर आपको बंद रखता है। अब इमेजिन कीजिए आप थोड़ा ओपन होते हैं, थोड़ा वल्नरेबल होते हैं। पहले डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे कनेक्शन डीप होता है, और वही कनेक्शन आपको फुलफिलमेंट देता है। लेकिन अगर आप हमेशा सेफ खेलते हैं तो आप शैलो रहेंगे, और शैलो लाइफ में हैप्पीनेस टिकती नहीं। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपकी हैप्पीनेस दूसरों से जुड़ी है और दूसरों के साथ जुड़ने के लिए आपको अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा, तो क्या आप सच में उस लेवल की ओपननेस के लिए रेडी हैं, या आप अभी भी सेफ डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं ताकि आपको चोट न लगे, लेकिन साथ ही आप कभी ट्रूली जुड़ भी न पाएं? अब यहां से कहानी और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ खुश कैसे रहें का नहीं रह जाता, बल्कि क्या आप सच में खुलकर जीने की हिम्मत रखते हैं या नहीं। दलाई लामा यहां एक ऐसी बात रखते हैं जो सीधी दिल पर लगती है। द मोर यू ओपन योर हार्ट टू अदर्स, द मोर हैप्पीनेस यू एक्सपीरियंस। सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन सच बताऊं, इसे जीना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दिल खोलना मतलब रिस्क लेना, और इंसान रिस्क से डरता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी के सामने खुद को पूरी तरह खुलने से रोका है? अपने असली थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने डर, क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला जज करेगा, रिजेक्ट करेगा या हर्ट करेगा। और यहीं से आपकी जिंदगी सेफ तो हो जाती है, लेकिन शैलो भी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में खुद को हाइड कर रहे हैं तो आप जी नहीं रहे, आप बस सर्वाइव कर रहे हैं, और सर्वाइवल में हैप्पीनेस टिकती नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं है, यह कनेक्शन की शुरुआत है। लेकिन हमारा दिमाग इसे उल्टा समझता है। वो कहता है अगर तुम खुले तो तुम हर्ट हो जाओगे, और यही फियर हमें बंद कर देता है। अब इमेजिन कीजिए आप एक दीवार बना लेते हैं अपने चारों तरफ। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोई आपको ट्रूली टच भी नहीं कर सकता। अब खुद से पूछिए, क्या यह लाइफ है? सेफ लेकिन एम्प्टी। यही पैराडॉक्स है। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप कनेक्शन चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन यह रिस्क ब्लाइंड नहीं है, यह कॉन्शियस ओपननेस है। मतलब आप जानते हैं कि हर्ट हो सकता है, फिर भी आप चूज करते हैं ओपन होना। अब यह सुनने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल, क्योंकि हर बार जब आप ओपन होते हैं ईगो कहता है संभल कर, कहीं चोट न लग जाए, और अगर आपने ईगो को नहीं समझा तो आप हर बार पीछे हट जाएंगे। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप हमेशा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आप ग्रोथ को भी ब्लॉक कर रहे हैं, और अगर ग्रोथ ब्लॉक हो गई तो हैप्पीनेस भी स्टक हो जाएगी। दलाई लामा यहां ट्रस्ट की बात करते हैं, लेकिन यह ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है। यह अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लोग इम्परफेक्ट हैं, और फिर भी आप ओपननेस चूज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप किसी से जुड़ते हैं, पूरी तरह नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऑनेस्टली। पहले थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर एक डेप्थ आती है, और वही डेप्थ हैप्पीनेस को स्टेबल बनाती है। लेकिन अगर आप सरफेस पर ही रहते हैं तो हैप्पीनेस भी सरफेस पर ही रहेगी, और सरफेस हैप्पीनेस बहुत फ्रैजाइल होती है। अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, हम अक्सर अपने रिलेशनशिप्स में रोल्स प्ले करते हैं। मैं स्ट्रांग हूं, मैं फनी हूं, मैं हमेशा ठीक हूं,
लेकिन यह रोल्स आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है, और अगर आप रोल में जी रहे हैं तो आप कभी रियल कनेक्शन नहीं बना सकते। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने रिलेशनशिप्स में खुद हैं या एक वर्जन है जो आप दिखाना चाहते हैं? अगर आंसर दूसरा है तो यहीं आपकी डिस्टेंस शुरू होती है, और अगर यह डिस्टेंस बनी रही तो आप कभी ट्रूली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। दलाई लामा कहते हैं कि ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी है, मतलब आप जैसे हैं वैसे ही सामने आते हैं बिना मास्क के। लेकिन यहां सबसे बड़ा डर आता है, अगर मैं जैसा हूं वैसा दिखा और सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया तो? और यही फियर आपको फेक बना देता है। अब यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस के लिए खुद को बदल रहे हैं तो आप खुद को खो रहे हैं, और जो इंसान खुद को खो देता है वह कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। दलाई लामा यहां एक और सटल पॉइंट रखते हैं, इमोशनल रेजिलियंस। मतलब आप ओपन रहते हैं लेकिन टूटते नहीं, आप फील करते हैं लेकिन ड्राउन नहीं होते। अब यह बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली क्लोज्ड हैं तो आप नम हो जाते हैं, और अगर आप कंप्लीटली एक्सपोज्ड हैं बिना स्ट्रेंथ के तो आप फ्रैजाइल हो जाते हैं। रियल स्ट्रेंथ बीच में है। अब इमेजिन कीजिए आप हर्ट होते हैं, लेकिन आप उस हर्ट को समझते हैं, उससे सीखते हैं और फिर भी ओपन रहते हैं। धीरे धीरे एक रेजिलियंस बनती है, और वही रेजिलियंस आपको फियरलेस बनाती है। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आप हर्ट को अवॉइड करना चाहते हैं या उससे सीखना चाहते हैं? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं, और ज्यादातर लोग पहला चुनते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि अगर आप पेन से बचते हैं तो आप ग्रोथ से भी बचते हैं, और अगर ग्रोथ नहीं हुई तो हैप्पीनेस शैलो रह जाएगी। अब यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी, लेकिन अगर आप हर बार सेफ खेलते हैं तो आप कभी एक्सपैंड नहीं होंगे, और अगर आप एक्सपैंड नहीं हुए तो आपकी दुनिया छोटी ही रह जाएगी। अब इमेजिन कीजिए आप धीरे धीरे अपने डर के बावजूद ओपन हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस। आपको पता चलता है कि आप हर्ट होकर भी सर्वाइव कर सकते हैं, और यहीं से फिर कम होने लगता है। लेकिन यहां एक आखिरी ट्रैप है, अगर आप ओपननेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इतना ही खुलूंगा इससे ज्यादा नहीं, तो आप फिर से उसी सेफ जोन में लौट जाएंगे, और सेफ जोन में ग्रोथ नहीं होती। अब एक सीधा सवाल, क्या आप सच में खुलने की हिम्मत रखते हैं, या आप अभी भी उस कंफर्ट जोन को पकड़े हुए हैं जहां आप सुरक्षित तो हैं लेकिन अधूरे भी? अब यहां आकर एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डराने वाला एहसास सामने आता है, क्योंकि अगर आप सच में खुलने लगते हैं, अपने डर के बावजूद जीने लगते हैं, तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, या मैं बस खुद को एक नए इल्यूजन में फंसा रहा हूं? और यहीं दलाई लामा एक बहुत शांत लेकिन शार्प क्लैरिटी देते हैं, विजडम इज सीइंग थिंग्स एज दे रियली आर, नॉट एज यू वांट देम टू बी। यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन सच बताऊं, यह सबसे खतरनाक लाइन है इस पूरी किताब की, क्योंकि इसका मतलब है अब आप अपनी कहानी छोड़कर रियलिटी को देखेंगे, और रियलिटी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में रियलिटी देखना चाहते हैं, या आप वह देखना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे? क्योंकि हम ज्यादातर टाइम वही देखते हैं जो हमारी बिलीफ्स को सपोर्ट करे। अगर हमें लगता है कि लोग सेल्फिश हैं तो हम वही एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं। अगर हमें लगता है कि हम अनलकी हैं तो हर फेलियर को प्रूफ बना लेते हैं, और धीरे धीरे यह बिलीफ रियलिटी बन जाती है। अब यह सिर्फ थिंकिंग पैटर्न नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ को शेप कर रहा है, और अगर आपने इसे चैलेंज नहीं किया तो आप एक इल्यूजन में जीते रहेंगे, और आपको लगेगा कि यह सच है। दलाई लामा कहते हैं कि विजडम का मतलब है अपनी असम्पशंस को क्वेश्चन करना, लेकिन यहां एक ट्रैप है, हम अपने बिलीव्स को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी बन चुके होते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको पता चले कि जो चीज आप सालों से सही मानते आए हैं वह गलत है। यह सिर्फ इंफॉर्मेशन चेंज नहीं है, यह आइडेंटिटी शेक है, और यही रीजन है कि हम ट्रूथ से बचते हैं। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप ट्रूथ से बच रहे हैं तो आप खुद से बच रहे हैं, और अगर आप खुद से बच रहे हैं तो हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है। दलाई लामा यहां एनालिसिस की बात करते हैं, लॉजिकल एग्जामिनेशन। मतलब आप हर सिचुएशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसे एग्जामिन करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आपको कोई इंसल्ट करता है, आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं, उसने मुझे हर्ट किया, या आप एग्जामिन कर सकते हैं, क्या उसने जानबूझकर किया, क्या यह उसकी स्टेट का रिफ्लेक्शन है? धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि हर चीज पर्सनल नहीं होती, और यहीं से आपका माइंड शांत होने लगता है। लेकिन सच बताऊं, हम एग्जामिन नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं, और यही रिएक्शन हमें बार बार उसी पेन में ले जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी रिएक्शंस को एनालाइज करते हैं या बस उन्हें जस्टिफाई करते हैं? अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो आप स्टक हैं, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आपकी अवेयरनेस भी आपको बचा नहीं पाएगी। दलाई लामा एक और डीप कॉन्सेप्ट लाते हैं, एम्पटीनेस, शून्यता।
अब यह सुनते ही दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब क्या? इसका मतलब है चीजें उतनी सॉलिड नहीं है जितनी आप समझते हैं। आपका मैं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी आइडेंटिटी, यह सब फिक्स्ड नहीं है। यह सब चेंज हो रहा है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अब यह सुनना थोड़ा अनसेटलिंग है, क्योंकि अगर सब चेंज हो रहा है तो फिर आप किस पर भरोसा करें? लेकिन यही फ्रीडम भी है, क्योंकि अगर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है तो आप चेंज कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप अपने बारे में एक लेबल पकड़कर बैठे हैं, मैं ऐसा ही हूं, और यही लेबल आपको लिमिट कर रहा है। लेकिन अगर आप समझ लें कि यह लेबल परमानेंट नहीं है तो सडनली पॉसिबिलिटी खुल जाती है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग एम्प्टीनेस को नाइलिज्म समझ लेते हैं। कुछ भी रियल नहीं है तो कुछ मायने नहीं रखता, और फिर वो केयरलेस हो जाते हैं। दलाई लामा साफ कहते हैं, एम्प्टीनेस का मतलब यह नहीं है कि कुछ मैटर नहीं करता। इसका मतलब है कि सब इंटरकनेक्टेड है, डिपेंडेंट है, और इसलिए आपके एक्शंस मैटर करते हैं। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन को फिक्स्ड मानकर बैठे हैं तो आप खुद को लिमिट कर रहे हैं, और अगर आपने यह नहीं छोड़ा तो आप कभी एक्सपैंड नहीं होंगे। दलाई लामा यहां एक और पावरफुल शिफ्ट बताते हैं, फ्रॉम रिएक्शन टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप हर चीज को सरफेस पर नहीं लेते, आप डीपर देखते हैं। अब इमेजिन कीजिए, कोई आपको हर्ट करता है। आप उसे एनिमी मान सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि वह खुद भी सफरिंग में है। धीरे धीरे आपका एंगर डिसॉल्व होने लगता है, और यहीं कंपैशन डीपन होता है। लेकिन सच बताऊं, यह इजी नहीं है, क्योंकि आपका ईगो इमीडिएट रिएक्शन चाहता है, और अंडरस्टैंडिंग पेशेंस मांगती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप पेशेंस रखते हैं या इंस्टेंट रिएक्शन? अगर दूसरा है तो यहीं आपकी ग्रोथ रुक रही है। दलाई लामा कहते हैं कि विजडम और कंपैशन साथ साथ चलते हैं। अगर आपके पास विजडम है लेकिन कंपैशन नहीं तो आप कोल्ड हो जाते हैं, और अगर कंपैशन है लेकिन विजडम नहीं तो आप ब्लाइंड हो जाते हैं। रियल बैलेंस दोनों में है, लेकिन यह बैलेंस डेवलप करना पड़ता है, और यह ओवरनाइट नहीं आता। अब इमेजिन कीजिए, आप धीरे धीरे रियलिटी को क्लियर देख रहे हैं, अपने इल्यूजन्स पहचान रहे हैं, अपने रिएक्शंस को समझ रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपका परसेप्शन। आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, और यहीं से आपकी लाइफ बदलने लगती है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल, अगर आपको अब रियलिटी दिखने लगी है और वह हमेशा कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या आप वापस उसी इल्यूजन में लौट जाएंगे जहां सब आसान लगता है लेकिन सच नहीं होता? अब यहां आकर खेल अपने सबसे ईमानदार और सबसे कठिन मोड पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब आपके पास समझ है, अवेयरनेस है, पैटर्न्स दिखने लगे हैं, इल्यूजन्स टूटने लगे हैं। लेकिन दलाई लामा यहां एक ऐसी बात रखते हैं जो सीधा दिल पर चोट करती है। इनसाइट अलोन इज नॉट इनफ, ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम सस्टेन्ड प्रैक्टिस। मतलब समझ लेना अलग बात है, उस समझ को रोज जीना पूरी तरह अलग। और सच बताऊं, यहीं सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं, क्योंकि समझ के बाद एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब मुझे सब पता है, और यही सबसे डेंजरस इल्यूजन है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ डीप समझा और कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ गईं? यही आपकी असली परीक्षा है। दलाई लामा कहते हैं कि माइंड को बदलना एक कंटिन्यूअस ट्रेनिंग है, कोई एक बार का इवेंट नहीं। मतलब हर दिन, हर सिचुएशन, हर रिएक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यह सुनने में एग्जॉस्टिंग लगता है, क्या हर समय खुद को देखना पड़ेगा? और यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। यह बर्डन नहीं है, यह अवेयरनेस है। लेकिन अगर आप इसे एफर्ट की तरह लेंगे तो आप थक जाएंगे, और अगर आप इसे नेचुरल बनाते हैं तो यह आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस सिर्फ कुछ मोमेंट्स तक सीमित है तो वह अवेयरनेस नहीं, एक टेम्पररी स्टेट है, और टेम्पररी स्टेट आपकी लाइफ नहीं बदलती। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह मोटिवेटेड हैं, अवेयर हैं, लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है आप फिर ऑटो पायलट पर चले जाते हैं। यह पैटर्न बहुत कॉमन है, और अगर आपने इसे नहीं तोड़ा तो आप हर दिन जीरो से शुरू करेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब है रेपिटेशन विथ इंटेंशन। मतलब आप बार बार वही चीज कॉन्शियसली करते हैं जब तक वह नेचुरल न बन जाए। अब इमेजिन कीजिए, आप गुस्से को ऑब्जर्व करते हैं बार बार। पहले मुश्किल लगता है, फिर थोड़ा आसान होता है, फिर एक दिन आप नोटिस करते हैं कि गुस्सा उतना इंटेंस नहीं रहा। यही प्रोग्रेस है, लेकिन यह स्लो है, और यही लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें फास्ट चेंज चाहिए। अब यह सवाल खुद से पूछिए, क्या आप स्लो ग्रोथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए? अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो यह जर्नी आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। दलाई लामा यहां एक और डीप पॉइंट रखते हैं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। मतलब एक दिन बहुत ज्यादा एफर्ट करने से ज्यादा जरूरी है रोज थोड़ा एफर्ट करना। लेकिन हम उल्टा करते हैं, एक दिन बहुत मोटिवेटेड, फिर 3 दिन कुछ नहीं, और फिर कहते हैं यह काम नहीं कर रहा। सच यह है, आपने उसे चांस ही नहीं दिया। अब यह बात आपको थोड़ी असहज करेगी,
लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं तो आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस को सबताज कर रहे हैं। और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप हमेशा स्टार्ट स्टॉप के लूप में फंसे रहेंगे। दलाई लामा यहां मेडिटेशन की बात करते हैं, लेकिन इसे सिर्फ बैठकर आंख बंद करने तक सीमित नहीं करते। वो कहते हैं कि मेडिटेशन एक स्टेट है जो आप हर मोमेंट में ला सकते हैं। मतलब आप चलते हुए, बात करते हुए, काम करते हुए भी अवेयर रह सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आप पूरी तरह प्रेजेंट हैं। न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई जजमेंट, बस सुनना। यह भी मेडिटेशन है, लेकिन सच बताऊं हम रियली ऐसा करते हैं। हम सुनते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं, और यही डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सच में प्रेजेंट रहते हैं? अगर नहीं तो यहीं आपकी अवेयरनेस टूट जाती है। दलाई लामा कहते हैं कि प्रैक्टिस का एक और हिस्सा है रिमाइंडर्स। मतलब आप खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, क्योंकि माइंड इजीली भूल जाता है। अब इमेजिन कीजिए आप दिन में कई बार रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, अभी मैं कैसा फील कर रहा हूं, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। धीरे धीरे अवेयरनेस डीप होती है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो आप वापस ऑटो पायलट पर आ जाते हैं और यही लूप चलता रहता है। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप खुद को रिमाइंड नहीं कर रहे तो आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे, आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं। दलाई लामा यहां पेशेंस को फिर से एम्फसाइज करते हैं, क्योंकि बिना पेशेंस के आप इस प्रोसेस को सस्टेन नहीं कर सकते। अब इमेजिन कीजिए आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स स्लो हैं। आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि यह नेचुरल है। यही डिफरेंस है और यहीं आपकी मैच्योरिटी दिखती है। अब एक और सटल ट्रैप, आप प्रोग्रेस को मेजर करने लगते हैं। मैं कितना काम हूं, कितना अवेयर हूं, और धीरे धीरे यह भी ईगो बन जाता है। अब आप कंपेयर करने लगते हैं, मैं पहले से बेहतर हूं, मैं दूसरों से बेटर हूं, और यहीं आप फिर से उसी साइकिल में गिर जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि रियल प्रैक्टिस में कंपैरिजन नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन होता है। लेकिन यह मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि ईगो हर जगह घुस जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप ग्रो कर रहे हैं या सिर्फ खुद को बेटर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर दूसरा है तो आप फिर से इल्यूजन में हैं। और अगर आपने यह नहीं पहचाना तो आपकी सारी प्रैक्टिस सरफेस पर ही रह जाएगी। अब इमेजिन कीजिए आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो रहे हैं, पेशेंट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपका बेसलाइन। पहले जहां आप जल्दी डिस्टर्ब हो जाते थे, अब आप थोड़ा स्टेबल रहते हैं। पहले जहां आप रिएक्ट करते थे, अब आप ऑब्जर्व करते हैं। और यहीं रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। लेकिन यहां एक आखिरी सवाल, अगर यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती, अगर आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो क्या आप इसे बोझ मानेंगे या इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाएंगे? क्योंकि अगर आप इसे बोझ मानेंगे तो आप कभी टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इसे अपनाएंगे तभी आप सच में बदल पाएंगे, और शायद पहली बार सच में जी भी पाएंगे। अब यहां पहुंचकर एक अजीब सी शांति और एक हल्की सी बेचैनी साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब आपको बहुत कुछ समझ आ चुका है। बहुत सारे इल्यूजन टूट चुके हैं, बहुत सारे पैटर्न्स दिखने लगे हैं। लेकिन साथ ही एक सवाल अंदर कहीं गूंजता रहता है, क्या बस इतना ही है? क्या हैप्पीनेस बस एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है जिसका कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं? और दलाई लामा यहीं बहुत शांत लेकिन गहराई से जवाब देते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। इसका मतलब है, हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिल जाए, यह कुछ ऐसा है जो आप हर दिन क्रिएट करते हैं। अब यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। अब आप यह नहीं कह सकते, मेरी सिचुएशन ऐसी है, लोग ऐसे हैं, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। अब जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है, और यही सबसे भारी चीज होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम भी देती है और प्रेशर भी। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं, या आप अभी भी कहीं अंदर यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई अचीवमेंट आपको परमानेंटली खुश कर देगा? अगर आप अभी भी उस उम्मीद में हैं तो यह सुनना थोड़ा कठिन होगा, वह दिन कभी नहीं आएगा। और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह एक्सेप्ट करना कि मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा आसान नहीं है। लेकिन अगर आपने यह एक्सेप्ट नहीं किया तो आप हमेशा वेट करते रहेंगे, और वेटिंग में जिंदगी निकल जाती है। दलाई लामा इस पूरी जर्नी को एक स्किल की तरह देखते हैं। मतलब हैप्पीनेस कोई मैजिक नहीं है, यह ट्रेनिंग है। और जैसे हर स्किल में टाइम लगता है, वैसे ही इसमें भी लगेगा। अब इमेजिन कीजिए, आपने पिछले कुछ दिनों में जो समझा उसे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू किया। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, अपने ईगो को पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे एक चीज बदलती है, आपकी अवेयरनेस डीपन होती है।
और अवेयरनेस के साथ एक क्लैरिटी आती है। आप चीजों को पहले जैसे नहीं देखते, आप हर सिचुएशन को थोड़ा डिस्टेंस से देखते हैं और यहीं से एक नया पर्सपेक्टिव बनता है। लेकिन यह परमानेंट नहीं होता। कभी आप अवेयर रहेंगे, कभी आप फिर से ओल्ड पैटर्न्स में गिरेंगे और यही नॉर्मल है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। लोग जब गिरते हैं तो खुद को जज करते हैं, मैं फिर से वही कर रहा हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा, और यहीं वो हार मान लेते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि फॉलिंग बैक इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब गिरना फेलियर नहीं है, यह फीडबैक है। लेकिन अगर आपने इसे फेलियर मान लिया तो आप रुक जाएंगे। अब खुद से पूछिए, जब आप स्लिप करते हैं तो आप क्या करते हैं? खुद को ब्लेम करते हैं या फिर से उठते हैं? अगर आप ब्लेम करते हैं तो आप खुद ही अपनी प्रोग्रेस रोक रहे हैं, और अगर आपने यह नहीं बदला तो आप हर बार वहीं लौट आएंगे। दलाई लामा यहां एक बहुत ब्यूटीफुल लेकिन प्रैक्टिकल चीज बताते हैं, जॉय इन द प्रोसेस। मतलब आप हैप्पीनेस को फ्यूचर में नहीं ढूंढते, आप उसे प्रोसेस में ढूंढते हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे एक सतल जॉय आती है, एफर्ट में, अवेयरनेस में, ग्रोथ में, और यही रियल हैप्पीनेस है। लेकिन अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट कभी परमानेंट नहीं होता। अब यह बात आपको थोड़ी चुभेगी, लेकिन अगर आप अभी भी फाइनल हैप्पीनेस का इंतजार कर रहे हैं तो आप खुद को डिले कर रहे हैं, और अगर आपने यह नहीं छोड़ा तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दलाई लामा इस पूरी जर्नी को सिंप्लीफाई करते हैं, बी काइंड, बी अवेयर, बी पेशेंट। लेकिन यह सिंप्लिसिटी डिसेप्टिव है, क्योंकि इसे जीना मुश्किल है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर दिन थोड़ा काइंड हैं, थोड़ा अवेयर हैं, थोड़ा पेशेंट हैं। धीरे धीरे यह आपका नेचर बन जाता है और यहीं से हैप्पीनेस नेचुरल हो जाती है। लेकिन अगर आप इसे फोर्स करेंगे तो यह टिकेगी नहीं। अब एक आखिरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आपको कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, कोई गारंटी नहीं कि लाइफ हमेशा स्मूथ होगी, कोई गारंटी नहीं कि लोग हमेशा आपके साथ अच्छा करेंगे, और यही रियलिटी है। अब सवाल यह नहीं है कि लाइफ कैसी होगी, सवाल यह है कि आप कैसे होंगे। क्या आप हर सिचुएशन में टूटेंगे या आप हर सिचुएशन में सीखेंगे? क्या आप हर दर्द से भागेंगे या आप उसे समझेंगे? क्या आप हर बार ईगो से रिएक्ट करेंगे या अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड करेंगे? यही आपकी हैप्पीनेस तय करेगा। अब यहां कोई परफेक्ट एंडिंग नहीं है, कोई फाइनल आंसर नहीं है, बस एक चॉइस है, हर दिन, हर मोमेंट, और यह चॉइस आपको ही करनी है। लेकिन एक बात आपको सुननी पड़ेगी, अगर आपने अब भी चेंज को डिले किया, अगर आपने अब भी खुद को बहाने दिए, तो सालों बाद भी आप यही सवाल पूछ रहे होंगे, मैं खुश क्यों नहीं हूं?